अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का दिन था पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान साहब आज लाहौर आए और उन्होंने यहाँ पर बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। बाई इलेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर ख़ुद कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है ख़ुद लाहौर में। लाहौर के 4 हलके हैं बेसिकली जहाँ पर ये इलेक्शन होने जा रहा है, और ये 4 हलके हैं इसलिए बड़े इम्पॉर्टेंट क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं उम्मीदवार, ये लोटे हैं और इन लोटों को हराना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पीटीआई को जीतना चाहिए और इमरान खान साहब को सीट मिलनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि आइंदा सियासत में जो वोटों का किरदार है सियासत में वही ख़त्म किया जाए, और कोई भी शख्स आइंदा अपना वोट दूसरे जमात को देते हुए ये बात सोचे कि अगर वो किसी एक जमात के टिकट से मुंतखब हुआ है तो उसका वोट उसकी अमानत है, और वो किसी भी लालच या तमा के पेश नज़र अपना जो वोट है वो उसको बेचेगा नहीं। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि लोटों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो, इसलिए वो चाहते हैं कि एक जाने तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इम्पॉर्टेंट ये फैसला कर दिया है कि लोटों का जो वोट है वही काउंट्स नहीं होगा, ख़ास तौर पर जैसे कि आपने देखा तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ अब अवाम भी अगर उन्हें रिजेक्ट करेंगे तो फिर ही उनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए दफन होगी। तो बड़ा वो खुद एग्रेसिव हैं इस मामले को लेकर के इमरान खान साहब, इसलिए हमने देखा कि वो खुद मैदान में उतरे और आज 4 जगहों पर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। आज मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के लिए आज जो उन्होंने मुख्तलिफ ये हलकों में खिताब किया, उन्होंने क्या उस एड्रेस में कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने ख़ास तौर पर अपने गुफ्तगू का मौजू बनाई हैं। एक लिहाज से जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया है कि जो लोटों का मामला है वो उनके लिए बड़ा टची सा हो गया है, हसास हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो वोटों की बंदर बांट होती है, जिस तरह से वोट ख़रीदे जाते हैं, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो अदम एतमाद की तहरीक में उनके अपने साथियों का चले जाना हो उनसे रूठ कर, और उनका ये मानना है कि उन्होंने पैसों के एवज़ ये किया, और बहुत ये कोई ढकी छुपी इतनी बात भी नहीं रह गई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खुल के सामने आ रही हैं। अगर आपने पैसे लिए हैं तब भी गलत है, अगर आपने किसी मुखालिफ जमात के टिकट के लालच में ये किया है तब भी गलत है, क्योंकि आइन आपको ऐसा करने से मना कर रहा था जो कि आप करना जा रहे थे, और इसका अब ये कोई मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। तो ये एक अखलाकी तौर पे भी गलत था, कानूनी तौर पर भी अब गलत साबित हो चुका है। अब लोटों को किस तरह से उसके अंजाम तक पहुंचाना है, ये इमरान खान साहब कहते हैं कि अब बाकी जो काम है वो अवाम ने करना है। ये अब अवाम का काम है कि उनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। और उनकी सियासत कैसे दफन होगी? उनकी सियासत ऐसे दफन होगी कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाए, इनको वोट डालने के लिए कोई घरों से ना निकले, और उनको इतनी शिकस्त फाश मिले कि जिसके बाद आइंदा कोई रुकन इस काम करने का मुतहम्मिल ना हो, सोचे ही ना। इमरान खान साहब को लोटों पे इतना गुस्सा एक तो ज़ाहिर इस वजह से कि उनकी वजह से बुनियादी तौर पर उनकी हुकूमत की बुनियादें हिलीं और लोग मुनहरिफ हुए, तो इत्तेहादियों ने भी अपनी अपनी उड़ानें भर लीं। लेकिन दूसरी एक वजह यह भी है कि वो हमेशा से ही ये बात कहते रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है यहाँ पर, उसमें वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो बड़ा आसान है, मेंबर्स को तोड़ लेना, इधर उधर कर लेना, ये बड़ा आसान है। दूसरा जो इसमें एक बड़ा फ्लॉ वो हमेशा गिनवाते हैं वो ये कि जनाब जो भी इलेक्शन आता है उसमें आम तौर पर इमरान खान साहब का जो एक नुक्ता नज़र अभी तक रहा अपनी सारी सियासी जद्दोजहद में वो ये था कि वो अपने लोगों को प्रमोट करें जो उनकी नज़रिए के ऊपर आते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन में कुछ जगहों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने कुछ इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया। अब ये इलेक्टेबल्स कौन लोग हैं? ये इलेक्टेबल्स वो लोग होते हैं जो अपने हलके में असर व रसूख रखते हैं, वहाँ के विनिंग कैंडिडेट होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक पार्टी के नज़रिए के साथ जाएं, ये आज़ाद भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ पार्टी से इधर उधर हिजरत भी कर लेते हैं आसानी से। तो इसलिए इनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है कि ये विनिंग कैंडिडेट होते हैं, लेकिन ये किसी पार्टी के नज़रिए के साथ नहीं होते हैं, ये अपने आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, और बहुत सारे इनमें ऐसे भी लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को चेंज कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने भी ऐसा किया और उसका नतीजा भी उन्होंने खूब भुगत लिया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए वो इमरान खान साहब को उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जैसे ही
ان کو اشارے ملے, انہوں نے ان کو چھوڑ کر خدا حافظ کہا اور چلتے بنے. ابھی یہ جو 20 حلقے ہیں جہاں پر ضمنی الیکشن ہونا ہے, ان میں سے 10 ایسی سیٹیں تھیں جو کہ آزاد امیدواروں نے جیتی تھیں اور وہ بعد میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے. مطلب یہ کہ وہ ان کے کوئی نظریاتی کارکن نہیں تھے, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو الیکٹیبلز تھے اور انہوں نے آزاد حیثیت میں یہ الیکشن جیتے تھے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی چونکہ اس وقت حکومت بن رہی تھی تو وہ حکومت کی طرف چل پڑے تھے. بنیادی طور پر انہیں کوئی وابستگی نہیں تھی ان کے اس منشور کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھی یا جو جد و جہد پی ٹی آئی کرتی آئی تھی. اب دوسرے جو تھے وہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے تھے, کچھ عرصہ پہلے پارٹی میں شامل ہوئے تھے, پارٹی ٹکٹ سے جیتے تھے لیکن اس کے باوجود لوٹے ہوئے, اور کچھ ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جنہوں نے باقاعدہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس پر وہ آئے تھے, مطلب وہ الیکشن بھی نہیں جیت کے آئے, وہ ریزرو سیٹ پہ پارٹی نے انہیں نامینیٹ کیا اور انہیں اسمبلی کی رکنیت مل گئی. تو ان میں یہ سارے لوگ شامل تھے. بہرحال جناب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیمپین رن کی ہے اس میں انہوں نے 4-5 چیزوں کو دھڑلے سے بتایا ہے. ایک تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا, کھلے الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن بالکل جانبدار ہے, یہ نون لیگ کو جتانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. حمزہ شہباز جو ہیں پوری ریاستی مشینری کو, پولیس کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود یہاں پر حاضریاں دیتا آ کے سارے انسٹرکشنز لے رہا ہے اور پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے حمزہ شہباز کو یہ حکومت کو بچایا جائے, حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچایا جائے. عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو NRO 2 کا یہ اب معاملہ اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے, اس کو بھی انہوں نے دوبارہ سے یہاں پر اپنے خطاب کا حصہ بنایا, بتایا لوگوں کو کہ کیسے لوگ کرپشن کر رہے ہیں اور اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, اس کے دفاع کے لیے کس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی بتایا. تیسرا انہوں نے یہ بھی کیا جو میں نے بتایا لوٹوں والا, وہ تو معاملہ انہوں نے کیا ہی کیا. انہوں نے کہا ان کو تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں دینی, ان کو تو آپ نے بتانا ہے کہ اب آپ کی پاکستان کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں بڑا جائز ہے کہ آپ الیکٹیبلز کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب چاہیں ہوا کے رخ پر جھول جاتے ہیں ادھر ادھر, اور اس کے بعد پھر اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی اخلاقیات کیا ہیں پاکستان کی سیاست کی. جو پاکستان آج اخلاقی طور پر پاکستانی سیاست اتنی نیچے چلی گئی اس میں بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا یہ خان صاحب کے ساتھ, اس سے پہلے بھی ہسٹری میں ہم بار بار یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کو تلپٹ کرنے میں ان لوگوں کا کتنا کردار ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تیسرا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کارکنان کو خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے صرف یہ الیکشن اپنے مخالف پارٹی امیدواروں کے خلاف نہیں جیتنا ہے, بلکہ اس میں آپ نے نیوٹرلز بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ خود اکیلے نہیں ہیں بلکہ 13 جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ کھڑی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی مشینری بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کرنا ہے کہ لوگوں باہر نکالنا ہے, لوگوں کو ان کو جتانا ہے, ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو, کیونکہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی ورکر ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے خود سلیکٹ کیا ہے, ان ٹکٹ دیے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کر کے. تو عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کی دکھتی رگ ہے مہنگائی, اس پر بھی ہاتھ رکھا اور اس کا بھی انہوں نے سارا بتایا کہ جی میری گورنمنٹ پہ یہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی, اب آپ ان کے آنے کے بعد دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. تو مختلف جو عمران خان صاحب کی کیمپین کی چیزیں تھیں وہ اب جو ہیں انہوں نے اس میں بتا دی, اور یہ میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے مزید بھی وہ انڈورس کرتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کے کارکنان کو بھی بڑا الرٹ رہنا ہوگا اس حوالے سے کہ وہ واقعی نظر رکھیں پولنگ سٹیشنز میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اگر یہ الزامات درست ہیں اس سلسلے میں کچھ قانونی تقاضے بھی تھے, انہوں نے کچھ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو, اور بھی چیزیں ہیں میڈیا پر بھی اٹھائی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے. خود PMLN کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ یہ اوپن اور شفاف الیکشن ہونے دیں, تبھی حمزہ شہباز صاحب کی جو وزارت ہے اگر بچتی ہے, اگر یہ لوگ سیٹیں جیت جاتے ہیں, اور ہو بھی سکتا ہے کہ جیت جائیں کیونکہ بہرحال پنجاب میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے, ایک بڑا حلقہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, تو وہ ان کے لیے اخلاقی طور پر بھی اخلاقی برتری بھی ہوگی ان کی, تو اس سے ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا. تو بہرحال جناب یہ تو اس الیکشن کی صورتحال ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ ضمنی الیکشن آج سوات میں بھی ہوا ہے, اور یہ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ جو ضمنی الیکشن تھا 2018 میں یہ سیٹ ANP کے امیدوار کے پاس تھی, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے اس پر میدان مار لیا ہے. فضل مولا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے
रुकन जिन्होंने 18,000 से ज़ायद वोट लेकर ये सीट अपने नाम कर ली है। दूसरे नंबर पर हुसैन अहमद साहब रहे हैं, 14,000 इन्होंने वोट लिए हैं। ये ANP के उम्मीदवार हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन इनको तमाम जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी जमात की जो हिमायत थी वो हासिल थी। यानी इसमें आप समझ लें कि किसी ने इनके मुकाबले में कैंडिडेट भी नहीं अपना खड़ा किया और इनको पूरी सपोर्ट भी फराहम की। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पर जीत गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि अब लोगों क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी वो चीज़ें जो लोग पहले खफगी का इजहार कर रहे थे इमरान खान साहब से, इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों का बहुत हद तक नुक्ता नज़र चेंज हुआ है और उसके बाद जो उसमें रही सही कसर थी वो इस हुकूमत ने महंगाई करके पूरी कर दी है। तो इमरान खान साहब के कैंडिडेट का सवात में ये सीट जीत जाना जो कि पहले ANP की सीट थी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत के लिए और इस हुकूमत के लाने वालों के लिए भी, इनको सपोर्ट फराहम करने वालों के लिए भी, कि अब लोग क्या चाह रहे हैं आपको ये देखना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल ये पिछले दिनों आने वाला गैलप सर्वे भी है, जिसमें आपने देखा कि 70% जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि नए इलेक्शन हो। वो नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से कोई हुकूमत जो है वो आकर मुसल्लत कर दी जाए, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि इनको इलेक्शन में जाना चाहिए था। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई थी तो उसके बाद इलेक्शन में जाते, पूरी सपोर्ट के साथ भले यही लोग आते, लेकिन अवाम की हिमायत से आते, ना कि इस तरह से जिस तरह से छुप छुपा के लोगों को इकट्ठा करके लोग आए। ये लोगों के लिए काबिल कबूल उस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये गैलप सर्वे में भी ये चीज़ आई है कि लोगों की मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ रहा है वो भी अगर PTI के हक़ में आ रहा है तो फिर देखना होगा कि जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है उसको कितने लोगों की सपोर्ट आखिर हासिल है। सोचने की बात ये है, और सोचने की बात ये इन तमाम इत्तेहादी जमातों के लिए भी है और इसके साथ साथ उन तमाम न्यूट्रल्स के लिए, इदारों के लिए भी है जो उनकी पुश्त पर अगर खड़े हैं। तो उन्हें सोचना होगा कि पाकिस्तान के देर पा मसाइल का हल किसी मजबूत हुकूमत में है, ना कि कोई ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी पर ही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।